नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से और एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि बीटीएससी के तरफ से आप लोग का रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। यानी क्या है इसका फुल फॉर्म आपका, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी कि इसको आप हिंदी में बिहार तकनीकी सेवा आयोग भी बोल सकते हैं। ये विज्ञापन संख्या जो जारी हुआ था, ये देख सकते हैं आप 25/2025 विज्ञापन संख्या आपका है। ये पोस्ट जो है कार्य निरीक्षक के लिए पदों के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है, कार्य निरीक्षक यानी वर्क इंस्पेक्टर जो है, इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ए टू जेड यहाँ पे मेरे दोस्त देख लेंगे। इसमें एज कैटेगरी क्या क्या आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें आपका क्या क्या चाहिए, और एग्जाम्स है तो इसका सिलेबस क्या क्या होगा और कब इसका एग्जाम होगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम फुल्ली नोटिफिकेशन के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बन जाइए। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी डॉट्स हो तो आप लोग कमेंट करके, और जितने भी न्यू बच्चे हैं जिसने आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई लेवल पे ये जॉब है मेरे दोस्त, उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो कि एक खास ट्रेड में यदि उसका है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो से विविध पत्र से आयोग वेबसाइट www.btsc.government.in पर दिनांक 10 अक्टूबर से, याद रखिएगा 10 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन जारी है और 10 नवंबर तक आप लोग का चलेगा। ठीक है, एक महीना का समय दिया गया है आप लोग के पास, इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, कार्य निरीक्षण हेतु पदों के लिए वेतनमान क्या होनी चाहिए, शिक्षित योग्यता इसमें कितनी तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, निम्नलिखित रूप से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे चलते हैं पद नाम। इसमें कौन सा पोस्ट निकल के आ रहा है, तो कार्य निरीक्षक, जैसे कि आप लोग ऊपर में साफ साफ देख चुके होंगे, ये वर्क इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 2 का पोस्ट है मेरे भाई, 7 CP के अंतर्गत इसका वेतन प्राप्त होता है, लेवल 2 का पोस्ट है। ठीक है, इसमें योग्यता क्या क्या आपको चाहिए, योग्यता आपके पास 10th होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, और एक खास ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। वो ट्रेड कौन सा है, ड्राफ्टमैन सिविल ओब्लिक सर्वेयर में या तो प्लम्बर ट्रेड में आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए आईटीआई। ठीक है, तो जो आईटीआई ये दोनों ट्रेड से मेरे दोस्त किए हैं आप लोग, ये सब ट्रेड से आप लोग यदि किए हैं तो आप इसके लिए फुल्ली एलिजिबल है। समझ गए आप लोग? ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो जो कैंडिडेट 10th पास हैं, आईटीआई हैं, वो इसके लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे। आप चलते हैं, अब पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन से पोस्ट हैं, क्या इसमें फिटर वाले एलिजिबल हो सकते हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हो सकते हैं? जी नहीं, इसका कोई चर्चा अभी तक नहीं किया गया है, और बाकी बात फुल्ली नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं। क्या इस ये सब फिटर, इलेक्ट्रीशियन आपका हो गया, मैकेनिकल होगी, मैकेनिकल विभाग में जो भी आपका ट्रेड है, क्या वो सब भर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन यहाँ तो साफ साफ योग्यता में तो नहीं बोला जा रहा है, लेकिन देख लेते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हो सके जितने भी आपके जानकारी हो वो आप प्राप्त कर सके। ठीक है, पद को देख लेते हैं, कौन कौन से पद इसमें, कितने कितने वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं मेरे दोस्त। अनारक्षित मतलब ये यूआर कैटेगरी है, जो आपके जनरल में आते हैं, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है। ये अनुसूचित जाति का कॉलम है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये एसटी का कॉलम है, ये एससी का कॉलम है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कॉलम है, ये पिछड़ा वर्ग का कॉलम है, ये पिछड़े वर्गों की महिलाओं का कॉलम है ये। ठीक है, और कुल वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी हो गया, दिव्यांग हो गया, उसके लिए ये अलग से रिजर्व किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे में जो ये दिया गया है मेरे दोस्त, तो यहाँ देख सकते हैं बिहार राज्य के जो वुमेन हैं, बिहार राज्य के जो वुमेन महिला हैं, उसके लिए आरक्षित 35% क्षेत्रीय आरक्षण सही दिया गया है। तो जो नीचे का पोस्ट जो देख रहे हैं, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, जो कि 30% आरक्षण के साथ ये लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये ओपन कोटा में मेल है, यदि आप बिहार से हैं या और कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आयु सीमा की बात हम कर लेते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ 1114 निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, और 379 महिलाएं के लिए निकल के आ रहा है यहाँ से पोस्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिव्यांग के लिए 23 सीट आपका रिजर्व। ठीक, आयु की बात कर लेते हैं, तो आयु आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। समझ गए? और अधिकतम आयु सीमा, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए अधिकतम सीमा 37 साल होनी चाहिए। और यदि आप यू आर वुमेन में आते हैं मेरे दोस्त, महिला में, यदि आप जनरल कैटेगरी महिला में काउंटिंग होते हैं, तो आपके लिए अधिकतम 40 साल तक एज है जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिलाएं की, उसका 40%। ठीक है, यदि आप पिछड़ा वर्ग में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, चाहे आप पुरुष हैं या महिलाएं हैं, तो आपको 40 साल तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम ये आपका एज है। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, पुरुष महिला दोनों सहित 42 साल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 42 साल के अंदर है तो आप लोग फिर इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 10वीं समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी।
मतलब बोला जा रहा है कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डीओबी होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा मेरे दोस्त, इसके अनुसार से आपका एज गणना किया जाएगा। समझ गए? तो आप फॉर्म फिलअप भरने से पहले मेट्रिक का जो भी समतुल्य प्रमाण पत्र है आपका, तो उसमें आप डेट ऑफ बर्थ मिलान करके ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, समझ गए? और दिव्यांग जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 10 साल की छूट, अतिरिक्त छूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा। चलते हैं आगे की ओर, देख लेते हैं आयु सीमा 5 वर्ष छूट इसे किसे दिया जा रहा है कि जो सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक में 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो, उसका उच्चतम वेतनमान की सेवाओं में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट मान दिया गया है। ठीक है, यदि आप ऑलरेडी बिहार सरकार के गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहे हैं तो आपके लिए 5 साल की अधिकतर छूट ये फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरक्षण। आरक्षण किसको किसको यहाँ से मिलने वाला है मेरे दोस्त? तो ऑनलाइन आवेदन के अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यदि फॉर्म फिलअप आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आरक्षण का दावा वो पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं, तो यहाँ से आप यस क्लिक कर दीजिए यदि आप लेना चाहते हैं। तो अन्यथा यदि आप यूआर में आते हैं, नहीं लेना चाहते या अलग अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं। आरक्षण का लाभ उम्मीद उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें निवासी बिहार राज्य का होना चाहिए, अर्थात जो बिहार का मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर निवासी आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमानी होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं, जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और जो बिहार से हैं उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बट आपके लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र इसमें देना जरूरी होगा, तब आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? बात कर लेते हैं एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से प्रमाण पत्र एससी और एसटी के लिए चाहिए इस फॉर्म के लिए? तो आपको जाति प्रमाण पत्र एक चाहिए, समझ गए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा नंबर अस्थायी निवास या मूल निवास या डोमिसाइल आप जिसको बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिए। 2 सर्टिफिकेट चाहिए फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा दें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो ये दोनों आप लोग बनवा लें, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये दोनों की जरूरत है। समझ गए? पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग चलते हैं, तो इसमें जो भी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा तो वो क्रीमी लेयर रहित, यदि आप जाति बनवाते हैं मेरे दोस्त तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा होगा। क्रीमी लेयर रहित उसे कहते हैं जिसका सालाना इनकम, माफ कीजिएगा, साल का इनकम जिसका 8 लाख से कम है उसे आप एनसीएल में रखते हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में रखते हैं। बिहार सरकार के प्रोविजन से होना चाहिए, ये नहीं कि आप यूपी से हैं तो यूपी से बनवा लीजिएगा तो वो यहाँ मान्य नहीं होगा। आप समझ गए? तो अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एससी और ओबीसी के लिए आपको एनसीएल चाहिए और अस्थायी प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, तो उसके प्रमाण पत्र में क्या क्या चाहिए? आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसको चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो निवास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ठीक है, समझ गए? और अस्थायी जो अधिवास है अंचल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम निर्गत से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार राज्य से। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सिर्फ आप सोचते हैं कि जाति के आधार पर यदि आप ओबीसी में आते हैं तो एनसीएल हम दे देंगे तो हमको छूट मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, तो ऐसा आप सोचिए भी मत। ठीक है, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के सदस्य के लिए क्रीमी लेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र संकलित करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इतर अन्य जन्म तिथि जन्म जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। समझ गए? यानी कि क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र जो है अन्य जाति प्रमाण पत्र पर इसका मान्य नहीं होगा। जो भी है आप इसको एनसीएल, यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो एनसीएल आप लोग बनवा लीजिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? चलते हैं दूसरा नंबर पे क्या बोला जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना 673 दिनांक, ये देख सकते हैं आलोक में महिलाएं अभ्यर्थियों हेतु जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य। ठीक है, तो ये बार बार हम जितने भी बिहार लेवल से वैकेंसी आ रहा है मेरे दोस्त, आपको बार बार हम बोले जा रहे हैं कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं, चाहे वो एससी हैं या एसटी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, तो वो जो आपका जाति होना चाहिए मेरे दोस्त, तो वो पिता के नाम से निर्मित होना चाहिए। पिता के नाम से आपको बनवाना चाहिए, ना कि पति के नाम से। ठीक है, ये बात आप समझ गए? इस प्रसंग में सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक इतना दिनांक देख सकते हैं आलोक में की गई कार्रवाई से की जाएगी। ठीक है, और आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्मित करने की तिथि 1 वर्ष के लिए मान होगा। ठीक है, जो जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग था मेरे दोस्त, उसका आय और परिसंपत्ति तो लगेगा ना, जैसे हम ऊपर में अभी देखे थे, यहाँ देखे थे ना, आय संपत्ति कहाँ पे गया मेरे दोस्त? ये है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए है, उसके लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए ना, तो वो 1 साल से पुराना नहीं होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये सब आरक्षित कोटि देख सकते हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूसी बीसी ईडब्ल्यूएस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इन सबको आरक्षित का लाभ मिल जाएगा। ठीक है,
समझ गए। और जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा मेरे दोस्त, फॉर्म को ध्यान पूर्वक आप लोग फिलअप कीजिएगा। ये सब आपका आरक्षण का दिया गया है कि 35% आरक्षण उस महिलाओं को लाभ होगा जो बिहार राज्य के निवासी हों। ठीक है, बिहार राज्य के यदि निवासी नहीं है तो आपको 35% क्षेत्रीय आरक्षण में भाग नहीं लिया जाएगा, आपको यूआर में काउंटिंग किया जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। दिव्यांग जितने भी प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तो आपको रिन्यूअल होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, जो भी आप यदि दिव्यांग व्यक्ति में आते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड से गठित पुनः किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दिव्यांग हैं तो वो जो भी आयोग स्तर पर जो भी मेडिकल होगा इसमें भी जांच जांच आपका ऑलरेडी किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए नहीं है। तो ये जो था महत्वपूर्ण हम आप लोग को यहाँ से बता दे रहे हैं मेरे दोस्त। जो एज था, क्वालिफिकेशन था, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका फुली नोटिफिकेशन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाके फुली नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आखिरकार इसमें आवेदन शुल्क कितना लगने वाले हैं, तो आपको जितने भी हैं उसको 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। समझ गए आप लोग, परीक्षा शुल्क 100 रुपया देना होगा। और परीक्षा शुल्क कटाने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस 20 रुपया लग जाए या 30 रुपया प्लेटफॉर्म चार्जेस लग जाए तो वो आपको देना होगा अलग से। ठीक है, तो 100 रुपया ये ऑफिशियल आपको देना होगा। ठीक है, BDSC के SC को। ठीक है, और यदि पेमेंट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग UPI द्वारा ऑनलाइन मोड से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। वैकेंसी तो आ गई, आप लोग फॉर्म फिलअप भी कर दीजिएगा, सीट भी अच्छा खासा है। तो अब इसमें चयन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मेरे दोस्त वो होता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या, चयन की प्रक्रिया क्या है, तो कार्य निरीक्षक यानी कि वर्क इंस्पेक्टर के पदों की नियुक्ति प्रयुक्ता परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कि परीक्षा आपको लिया जाएगा। इसमें क्या परीक्षा लिया जाएगा, तो आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा CBT के माध्यम से। यहाँ तो साफ साफ बोला जा रहा है CBT के द्वारा होगा, लेकिन पता नहीं क्या करवाने का मन है बिहार सरकार। ठीक है, तो ये CBT के माध्यम से टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा आपका एग्जाम। ठीक है, और साफ साफ बोला जा रहा है कि परीक्षा आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग में CBT के माध्यम से परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो ये तो आप लोग जानते हैं, टोटल 100 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी अवधि आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, यानी 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करना है। तो अब इसका सिलेबस कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो परीक्षा में ITI जो आप ड्राफ्ट मैन सिविल द्वारा किए थे या प्लम्बर द्वारा जो भी ट्रेड किए थे, मेट्रिक 10वीं स्तर तक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यानी जिस कैटेगरी वाइज आपको बोला गया था जिसमें आप ITI किए गए थे इससे प्रश्न, और मेट्रिक जो आपका 10वीं जो वर्ग था इसके अंतर्गत ये आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि 20 प्रश्न ड्राफ्ट्समैन सिविल का रहेगा, 20 आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप सुपीरियर का रहेगा। ठीक है, रहेगा ना, एक सेकंड, हाँ सर्वियर का रहेगा एक। ठीक है, समझ गए आप लोग, सर्वियर का रहेगा कितना प्रश्न, 20 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यानी ड्राफ्टमैन सर्वियर का 20 प्रश्न यानी 20 20 40 हो गया। प्लम्बर यदि ट्रेड किए हैं उससे भी 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और 20 प्रश्न मैथ को देखने मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, मैथ का आपको 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, और 20 प्रश्न समान ज्ञान से संबंधित होगा, यानी कि जीके से भी, जीके GS से भी 20 प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी 40 प्रश्न तो आप बोल सकते हैं ऐसे ही जनरल में जो कि आपका सिलेबस है इसमें दिया जाएगा, और 60 जो प्रश्न है वो आपके ट्रेड का जिसमें ट्रेड किए थे उसका प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बाय लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध रहेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन ना ले। ठीक है, तो मैथ का जो भी मैथ इसमें प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैथ्स का डेली जो है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है मेरे दोस्त, डेली PYP प्रश्न चलता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ के डेली यहाँ से मैथ्स का आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी क्वेरीज था हम आपको बता दीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। यदि याचाई विभाग निर्धारित ITI यानी इसमें जो दिया गया है ट्रेड प्लम्बर सब में स्तरीय तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मेट्रिक 10 यानी मेट्रिक या जिसको 10वीं भी बोल सकते हैं, स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी इसका पाठ्यक्रम है, जो भी इसका सिलेबस है, आधिकारिक वेबसाइट पे अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो इसका जो भी सिलेबस जानने का है कि मैथ में कहाँ से परसेंटेज से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, LCM SC पे क्या पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से क्या पूछा जाएगा, अलजेब्रा से कितना, एडवांस से क्या रहेगा, तो ये सब अलग से आपको जो भी इसका सिलेबस है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे। तो आप लोग जाकर साइट से बार बार चेक करते रहिएगा। इसका ऑफिशियल लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे। चलते हैं इस नंबर पे। तो परीक्षा जो होगा एक से अधिक पालियों में CBT के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यदि आपका परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में होगा तब तो नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यदि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में
यानी एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने मिल जाएगा। इसका भी रीजन है मेरे दोस्त कि हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में इजी प्रश्न आ जाए, सेकंड शिफ्ट में हार्ड थोड़ा आ जाए, थर्ड शिफ्ट में और हार्ड आ जाए। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जो कि तीनों को मिला के एक एवरेज मार्क्स वो तैयार करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ये एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्क होगा, तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव 1/4 होगा, यानी कि 4 गो यदि आप प्रश्न गलत करते हैं, एक जो सही आपका प्रश्न है वो आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ठीक ठाक है, 1/4 नेगेटिव है। परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ही स्कोर कार्ड आपका जारी किया जाएगा। जो भी इसमें है कम से कम मिनिमम कितना, जैसे मान के चलिए 100 अंक 100 अंक टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 अंक पूछे जाएंगे। यदि आप यूआर में जनरल में तो आपको मिनिमम 40% इसमें अंक लाना होगा। यदि 40% से एक नंबर भी कम आया तो आपको यहाँ से इजीली बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी है कि 40% होना चाहिए, अन्यथा कटअप तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा जाता है, 70% या 75% भी जाने की उम्मीद है। बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, तो मिनिमम आपको 30.5% लाना चाहिए, तब आप इसमें स्टेबल रहिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है उसको 32% लाना, 100 में 32% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और अन्यथा नहीं तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पे बोला गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ से यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं मेरे दोस्त, क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। नोट्स में क्या बोला जा रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जो मिनिमम यहाँ पे बताए गए थे, ये मिनिमम अंक यदि आप नहीं लाते हैं तो आपका कोई भी दावा जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा, आपको वहां से जस्ट रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऑनलाइन जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, योग्यता क्या क्या चाहिए, आरक्षण का क्या चाहिए, अंक पत्र क्या चाहिए नहीं चाहिए, ए टू जेड इसमें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं अंक का प्रमाण पत्र, आपको मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आपका चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है यदि मार्कशीट है तो वो भी चल सकता है। ठीक, दूसरा नंबर आईटीआई आपको होनी चाहिए, और आईटीआई किसमें होनी चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल होना चाहिए। इस पे प्लम्बर, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सब आपको देना होगा। ठीक है, यदि आप इस ट्रेड में आईटीआई किए हैं मेरे दोस्त, इस ट्रेड में आईटीआई आप किए हैं तो इसका अंक पत्र होगा ना, मार्कशीट तो होगा ना, इसका सर्टिफिकेट तो होगा ना, तो ये सब सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरते समय देना होगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, यदि क्रीमी लेयर रहित में आते हैं तो उसका प्रमाण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि हम लोग ऊपर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यदि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पत्नी, इसका प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग का आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसको प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, तो इससे सूचना से प्रेषित सभी प्रमाण पत्र अंक विहित जो अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोई भी प्रमाण पत्र अंक अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी राजस्व आयोग स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोला गया है ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यानी आप आगे के लिए नहीं जा पाइएगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं 10/11/2025 तक निर्गत होना चाहिए जो भी इसका प्रमाण पत्र है, यानी 10/11 तक लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो निर्गत होना चाहिए। तो ध्यान रखें, यदि अभी तक आप लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो सर्टिफिकेट जाके आप लोग बनवा लें। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए हैं उसका एक हार्ड कॉपी आप लोग सुरक्षित रखेंगे, तो हो सकता है कि डीडी के लिए जो भी आपको बुलाए तो इसमें जो जो सर्टिफिकेट दिए थे हूबहू वही आपको देना पड़ेगा। ठीक, समझ गए। तो यहाँ से वही साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जो जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, मूल अब किए होंगे सत्यापन के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक, समझ गए। और दस्तावेज जो आपको सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र या अंक पत्रों के आयोग द्वारा वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो उसे ही अपलोड करेंगे। धुंधला नहीं चलेगा, अस्पष्ट नहीं चलेगा, काला नहीं चलेगा, और पठनीय मतलब कि जिसको आप पढ़ नहीं सकते ये भी नहीं चलेगा। दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन यानी कि डीवी के समय भी अभ्यर्थी समाप्त करने के आयोग भी स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो यानी ये जो बोला गया, यदि इस रूप में यदि आप अपलोड करते हैं मेरे दोस्त, यदि इस रूप में अपलोड हो गया आपका, तो आपका जो भी होगा डीवी के समय इसको समाप्त करने का स्वतंत्र होगा, डीवी के समय आपको यहाँ से हटा सकता है। ठीक है, यदि वो पता चल गया यदि इस तरह है तो साफ साफ क्लियर नोटिफिकेशन में बोला गया है, तो इसके द्वारा आप लोग सतर्क रहिएगा फॉर्म भरते समय। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं आवेदन प्रपत्र में
प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र काउंसिल के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर त्रुटिपूर्ण के दशा में अलग से कोई भी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जो भी होगा उसको आयोग द्वारा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। समझ गए? तो यानी जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं A to Z आप फॉर्म फिलअप बढ़िया से ध्यान पूर्वक कीजिएगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गए, सब चीज हो गया, पता चला डीबी में आप लोग छटा गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है A to Z आप लोग कर सकेगा। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर पे। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग वेबसाइट www.btsc.bihar.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग वेबसाइट पर सतत निरीक्षण करते रहें, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार आप विजिट करते रहें। अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने पर SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित कर बातें नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा मेरे भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, ऑफिशियल जो भी इसका ऑफिशियल साइट है इस पे आप लोग देखते रहिए। ये मत भ्रम में रहिएगा कि SMS द्वारा हमको अपडेट आ जाएगा या ईमेल द्वारा के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग को खुद कैरी करना होगा, आप लोग को खुद अपडेट रहना होगा। ठीक है, 11वां नंबर पे बोला जा रहा है कि इस विज्ञापन से निर्धारित ऑनलाइन आवेदन अलग से मुद्रित, टंकित, हस्तांतरित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट या हस्तांतरित तथा विलंब से ऑनलाइन आवेदन आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। अब मान के चलिए आपका डेट कहीं और है, आप डेट 11 तारीख तक है, 10 तारीख तक आप भर रहे हैं, 12 तारीख को तो वो पेमेंट आप कटा लिया, आप सोचिएगा कि नहीं ज़्यादा हो गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो पेमेंट वापस आ जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, आपका पेमेंट वापस नहीं होगा। तो जो भी ध्यान से भरना है सावधानी पूर्वक आप लोग भरिएगा। ठीक है, चलते हैं 5वां नंबर। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार की परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवश्यक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वैसे आवेदन को निष्कर्ष कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बार बार यही बोले जा रहा हूँ कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए तो A to Z सावधानी से कीजिए, क्योंकि इसमें सुधार का मौका है नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें साफ साफ बोला गया कि जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स खोजा गया था वही मान होगा और दूसरा मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किन बातों पे आपको ध्यान रखना होगा ये तो आप लोग देख सकते हैं, और जान भी इतना फॉर्म भर चुके हैं तो आप लोग जानकारी होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन भरते समय रसीद प्रति डाउनलोड को सुरक्षित रखना होगा आपको। जो भी इसमें त्रुटियां हैं परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप भरिएगा एकदम ध्यानपूर्वक भरना है आपको। अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मदिन तथा कोटि आवेदन शुल्क के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करेंगे। ठीक है, ये सब देख के ही आप लोग जमा कीजिएगा। नाम, आपका जन्म तिथि, 10th का सर्टिफिकेट में कहीं तो गड़बड़ नहीं है, आवेदन शुल्क, ये सब आप लोग देख के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होती है, ये तो है आपका। इसे चयन सूची के अंतिम प्रकाशित तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अपना कार्यरत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यदि आपका फैमिली में कोई है, जैसे पिता का है या मम्मी का है, तो आप लोग इसका भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे सकते हैं, जो कि एनी टाइम ये सुरक्षित है। ठीक, मात्र रजिस्ट्रेशन करने पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने में ये नहीं माना जाएगा। आवेदन द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन करके जाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर लिया आप समझ लीजिए कि हम मेरा फॉर्म हो चुका है, नहीं, आपको फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन अलग बात है, फॉर्म अलग बात है। ठीक है, समझ गए। इंटरनेट बैंकिंग प्रावधान से उत्तरदायी नहीं होगा, अन्यथा जो भी है इसका बोला गया है मेरे दोस्त, फोटोग्राफ आपको देना है, हाल का ही फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीना के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए। आवेदन को सिर के ऊपर नीचे दिखना चाहिए, फोटो में आंख खुला होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफेद पटल पर होना चाहिए, जैसे बिहार SSC में फोटो आप लोग को लिया गया था ना बिहार SSC में जिस तरह, तो उस तरह व्हाइट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। छाया नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके बैकग्राउंड पे छाया आपको दिखे। आवेदन चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटा के फोटो खिंचवाएं। ठीक है, और जो भी निर्देशन फोटो नहीं करने पर उसके रजिस्टर रद्द कर दिया जाएगा। जो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे चौकदय फॉर्म चौकदय 7 को में बोला गया है साफ साफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें क्या बोला गया है, अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया गया है कि आवेदन सभी फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र भी डाउनलोड अपलोड किया जा रहा है। इसे कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियों में अपने पास सुरक्षित, यानी कि जो भी फोटो आप अपलोड करेंगे मेरे दोस्त, उससे 5 से 6 प्रति फोटो आप लोग अपने पास सुरक्षित रखेंगे। हो सकता है ये डीबी में वही फोटो आपसे खोज ले। ठीक है, और ऑनलाइन भुगतान, किसी भी इंटरनेट भुगतान, गलत भुगतान या असफल भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये नहीं कि आप लोग फॉर्म BTSC को पेमेंट किया और कहीं ये पेमेंट सेबी को चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप लोग जो भी इसका होगा जिम्मेदार खुद होइएगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग साफ साफ भरिए। इसमें साफ साफ यही बोला गया है कि जो भी फर्जी या अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स गलत की तो आपको आपके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा पटना, इसका सिग्नेचर 4/10/2025। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन फुल्ली नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में था मेरे दोस्त। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भरें। जो जो कैंडिडेट 10th पास हैं, ITI पास हैं, आपके लिए 1 महीना का समय है। यदि ITI आप दिए गए
जो नोटिफिकेशन में दिए गए इस ट्रेड में यदि आप ITI किए हुए हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही मस्त जॉब है ये। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, 110% आप तैयारी में भेजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। सीट भी अच्छी खासा देखने को मिल रहा है, 1114 सीट इसमें से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो ड्राफ्ट मैन सिविल से हैं, सर्वेयर हैं, या प्लम्बर ट्रेड से जो किए हैं उसके लिए बेहतरीन मौका है ये मेरे दोस्त, वर्क इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है। लेवल 2 का पोस्ट है। तो ये था फुल्ली नोटिफिकेशन। आप लोगों ने देख लिया होगा क्या इसमें एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो आप लोग साफ साफ देख लीजिए मेरे भाई, जो ITI आप लोग इस ट्रेड से हैं वो लोग फॉर्म फिलअप करने से आप लोग नहीं डरिएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप जाके जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से कोई भी अपडेट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट जॉब का हो, कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल से आप लोग मैथ्स मैजिक से अवश्य जुड़े। अभी तक आप यदि न्यू हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी रिलेटिव कोई भी अपडेट आपके लिए हो तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितने भी आप लोग का यहाँ से क्वेरीज था, जितने भी प्रश्न था, A to Z आप लोग के लिए हो गया होगा। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऐड कर देंगे। और इसका फुल्ली नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां जाकर लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर फुल्ली नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए। इसी प्रकार फुल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में।